हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विंग को, जो अपना काफ़ी पुराना worn आउट सूट पहन रहा था। इस सूट को उसने कितनी बार इस्तेमाल किया है वो खुद भी नहीं जानता। जब भी कोई डील करनी होती हो, जब भी किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना होता हो, विंग यही सूट पहन कर जाता है। ये सूट उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी का है और उसके बाद उसने कितनी बार सोचा था कि अपने लिए एक अच्छा सा सूट खरीद ले, लेकिन वो हुआ ही नहीं। मतलब उसे कभी उतनी ज़्यादा इनकम हुई ही नहीं कि वो अपने लिए एक अच्छा टेलर्ड सूट बना सके। अगर कोई बहुत नज़दीक से देखे तो समझ सकता है कि ये सूट पुराना है, वरना तो इसके क्लॉथ और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ब्रांडेड थी, जिस वजह से दूर से देखने पर किसी को पता नहीं चलता था कि ये सूट काफ़ी पुराना हो चुका है। विंग बार बार इसे ही ड्राई क्लीन वगैरह करवाता है, इसे ही वापस से प्रेजेंटेबल बनाता है और फिर से एक बार पहनता है अपने नए वर्क के लिए। वैसे जब भी वो ये सूट पहनता है, बहुत बार उसके काम बिगड़ ही जाते हैं, फिर भी कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से विंग बार बार इसे ही पहनता है। वो तो बस वेट कर रहा है कि कब उसकी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो अपने लिए एक बेहतर सारी चीज़ें कर सके, गाड़ी ले सके, घर ले सके, जो कुछ भी उसके ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर सके। वैसे बचपन से उसने इतना वर्क किया है, जब उसके माँ पापा गुजरे थे उसके बाद से वो काम करता आया है और अभी स्ट्रगलिंग एक्टर है। वैसे एक्टिंग करियर ज़्यादा फेमस होने का, ज़्यादा जल्दी पैसे पाने का एक तरीका है, ये सोचकर उसने इस फील्ड में कदम रखा था। पर यहाँ आकर पिछले 2 साल से वो बस स्ट्रगल ही कर रहा है। अभी तक उसे एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जहाँ पर वो अपने स्किल्स दिखा सके। उसके पास जितने भी लोग रह रहे थे, मतलब उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे थे, उन सब की कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसी ही थी। उनमें से कुछ लोग तो बहुत एज्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो इसी फेज़ से गुज़र रहे थे, स्ट्रगलिंग एक्टर के, साइड कैरेक्टर्स के। खासकर उसका रूममेट, जो उससे करीब 3-4 साल से बड़ा होगा, वो भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही था और उसने विंग से कहा कि तुम इस फील्ड में आए हो तो यहाँ से भाग नहीं सकते, और ना ही हमारे पास कोई फाइनेंशियली इतनी अच्छी कंडीशन है कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और इसी चीज़ की वजह से हमारी एज निकल जाएगी। बेटर है तुम अभी से डेटिंग करना शुरू करो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करूँ। विंग इस पर चौंक कर अपने रूममेट की तरफ देखने लगा तो उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने भी सोचा था 2-3 साल वेट कर लेते हैं, उसके बाद डेटिंग पर जाएंगे। बस मैं वेट ही करता रह गया और अब देखो, ना मैं घर का रहा ना घाट का। इसलिए इस डेटिंग ऐप से मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर देता हूँ। कहते हुए उसने विंग को कुछ लिंक शेयर किया। विंग ने जब उसे खोलकर देखा तो वहाँ पर एक एड्रेस, टेबल नंबर वगैरह सब कुछ था। विंग ने कहा, ये सब क्या है? तो उसने कहा, तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट। विंग ने कहा, ब्लाइंड डेट? कम से कम उसके फ़ोटो वगैरह तो देख लेते, ये क्या चीज़ है ब्लाइंड डेट? और वैसे भी मेरे पास इतना खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, पता नहीं तुमने कौन सी टेबल वगैरह बुक कर दी होगी। तो उस फ्रेंड ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे एक्सपेंसेस कवर कर लिया है। विंग शौक होकर अपने दोस्त की तरफ देखने लगा। उसने कहा, हाँ भाई सारे एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं, तुम्हें बस जाकर वो अटेंड करनी है, ठीक है, और फिर जल्दी से वापस आ जाओ। देखो, अगर हम सोचते ही रह गए ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, पर सोचना ख़त्म नहीं होगा। बेटर है बस कूद जाओ। ठीक है भाई, विंग ने कहा, और फिर वो अपने ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि उसके इस ऑलवेज इन हरी वाले दोस्त ने आज रात की ही डेट बुक की थी। तो विंग को तो तैयार होना ही था, तो वो फटाफट से तैयार होने लगा। फिर अच्छे से बाल स्टाइल करने के बाद वो अपने दोस्त को बाय बोल के वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसका दोस्त उसे चढ़ा रहा था कि आज रात को वापस मत आना, जिसे विंग ने इतना ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लिया। बस वो अपनी बिल्डिंग से निकला और उस होटल की तरफ चल दिया। वैसे वो होटल ज़्यादा दूर नहीं था, अगर विंग पैदल भी चले तो 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो टैक्सी नहीं कर सकता था,
एटलीस्ट इतने एक्सपेंसेस तो वो उठा ही सकता था। पर फिर वॉक करने में हर्ज ही क्या है, वैसे भी वो उसकी फ़िटनेस के लिए अच्छा ही है। ये सोचकर वो वॉक करने लगा, ये जानते हुए भी कि 30-35 मिनट में तो वो पूरी तरह से थक जाएगा, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी। चलो, ये बस एक एक्सपीरियंस है, पता नहीं सामने वाला पर्सन कैसा होगा, क्या करेगा। अगर वो पॉजिटिव निकला, मतलब वो विंग को आगे भी विज़िट करना चाहता हो तो ठीक है, और नहीं भी करना चाहता हो तब भी ठीक है। विंग इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रहा था, क्योंकि ये इतनी शॉर्ट नोटिस पर हुआ था कि उसे कुछ सपने देखने का मौका ही नहीं मिला था। ऊपर से ये अनजान लड़की, क्योंकि अभी तक तो विंग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी लड़की के पास जा रहा है डेट के लिए। ऊपर से ये जो रेस्टोरेंट है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा चीप है। जहाँ तक विंग इस रेस्टोरेंट के बारे में जानता है, वो कभी उसके ऊपर के फ्लोर पर नहीं किया, क्योंकि जहाँ पर मतलब उसके मैसेज में मेंशन किया है कि 7th फ्लोर, विंग को आइडिया ही नहीं था कि इतने ऊपर वाले फ्लोर पे क्या कुछ हो सकता है। तो वो बस चलता गया और फिर उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। हाँ, पूरे रास्ते वो ये सोच रहा था कि वो कैसे मुलाकात करेगा। वैसे वो चार्मिंग है, उसकी स्माइल अच्छी है, दिखता भी गुड लुकिंग है, इसीलिए तो अभी तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा है, वरना तो वो कब का बाहर फेंक दिया जाता, या फिर उसे कुछ कॉमेडी वाले रोल मिलते जिसमें उसका एक बस फनी कैरेक्टर होता, साइड कैरेक्टर। लेकिन विंग स्ट्रगल कर रहा है बेटर जॉब्स के लिए, यूँ कहो कि मेन लीड के लिए, और इसी वजह से वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है, क्योंकि साइड कैरेक्टर्स उसने ज़्यादातर नहीं किए हैं। हाँ, कुछ कैमियो एड्स वगैरह किए हैं, लेकिन अभी तक उसका स्ट्रगल चल ही रहा है। एक मेन लीड का काम मिलना इतना ज़्यादा आसान भी तो नहीं होता। ये सब सोचते सोचते वो कब रेस्टोरेंट में पहुंच गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। रिसेप्शन पर जाकर उसने वहाँ की लेडी से पूछा कि मेरा नाम विभूषण है और मैं यहाँ पर रिज़र्व टेबल देख रहा हूँ जो 7th फ्लोर पर है। उस लेडी ने विंग के हाथ से उसका मोबाइल लिया और चेक किया। उसने कहा, सर ये 7th फ्लोर नहीं 17th फ्लोर है। विंग शॉक होकर उस लेडी की तरफ देखने लगा। वो लड़की बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लिए बस मशीनी मुस्कुराहट लेकर विंग की तरफ देख रही थी, जैसे वो अपना रेगुलर जॉब कर रही हो। फिर उसने किसी को कॉल लगा कर कहा कि गेस्ट आए हैं, आप उसे उसके रूम तक छोड़ कर आइए। विंग ने बस नोट किया। तभी कोई वेटर उसे लेने के लिए आया और फिर वो विंग को लेकर 17th फ्लोर पर चला गया। विंग पूरे रास्ते सोच रहा था 17th फ्लोर, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जितने फ्लोर बढ़ते जाते हैं उतना ही सिटी का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। और 17th फ्लोर मतलब उसका व्यू भी काफ़ी अच्छा होगा, अगर उसमें विंडो वगैरह होगी तो ज़रूर वो एक्सपेंसिव होगा। फिर वो अपने कंजूस दोस्त निहोयसा को याद करने लगा कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव डेट अरेंज करेगा। वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। ये सोचते हुए विंग बस आगे बढ़ता रहा। उस स्टाफ ने, मतलब जो भी वेटर था, उसने विंग को उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और कहा, सर इस रूम में जाना है आपको। सर हैव अ गुड नाइट, उसने कहा, और फिर विंग की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो कुछ इंतज़ार कर रहा हो। विंग पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, फिर उसने कहा, ओह हाँ, थैंक यू। ये कहते हुए उसने कुछ 50 युआन का नोट निकाल कर उस बंदे के हाथ में दे दिया। ये पैसे उसके टैक्सी का फेयर होता, लेकिन चलो यहाँ पर यूज़ हो गए, कम से कम वो चीप तो नहीं लग रहा। ये सोचकर उसने उस दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो उस पर्सन ने कहा, हैव अ गुड नाइट सर। विंग ने उसे बस एक स्टेयर दिया तो वो बस चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि इस पर्सन से उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, ये उसे समझ आ गया था। विंग बस दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अभी उसे रूम का पूरा व्यू नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये जो पाथ था वो बहुत ही नैरो था। कुछ 3-4 कदम चलने के बाद उसे वो पूरा रूम सही से दिखने लगा।
जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वो देख पा रहा था सामने एक बड़ी सी विंडो है, या यूँ कहो कि पूरा का पूरा वॉल ही कांच का बना हुआ है, जिससे सिटी का अमेजिंग व्यू दिख रहा है। विंग को समझते देर नहीं लगी, ये सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वेल, कितने युआन गए हैं ये वो सोचना भी नहीं चाहता था। बस वो यहाँ पर आ चुका है तो ठीक है, इसी को थोड़ा एंजॉय करते हैं, विंग ने सोचा। वो आगे आया तो उसने पाया वहाँ पर एक कैंडल लाइट डिनर का अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। वो अब अपने डेट को खोजने लगा, मतलब कोई लड़की जो अच्छे खासे कपड़े पहनकर हील में वहाँ पर खड़ी हुई होगी, या बैठी होगी, या शायद आने वाली होगी। उसे इतना ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं था, तो विंग बस आगे बढ़ा। पर कुछ ही देर बाद उसे एक पर्सन दिखा, एक मैन, ब्रॉड शोल्डर और टाइनी वेस्ट वाला। उसने कंप्लीट वाइट कपड़े पहने हुए थे, नेक पर, मतलब नेक तक बाल उसके बड़े हुए थे, और अच्छे खासे घर का लग रहा था। मतलब उसकी वॉच भी एक्सपेंसिव थी, शूज़ भी एक्सपेंसिव थे, और वो विंग की तरफ पीट करके सिटी का व्यू एंजॉय कर रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है, मतलब कहीं वो गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया। उसके सामने एक मैन है, कैसे हो सकता है? उसे तो एक लड़की के साथ डेट पर आना चाहिए था ना। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्चुअली मुझे यहाँ पर भेजा गया है। आई थिंक कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो मैं गलत रूम में आ गया, या आप आप एक्चुअली मैं फिर से एक बार चेक करके आता हूँ। ये कहते हुए विंग पीछे मुड़ा ही था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, वी काका। ये आवाज़ सुनकर विंग वही थम गया। ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी, और उतनी ही अनजान भी, काफ़ी रफ़ हो चुकी थी, बिल्कुल मैनली। मतलब ये जो वी गगा करके पुकारना था, ये तो उसकी पहचान का था, लेकिन ये आवाज़, ये काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। विंग उसी स्टेट में कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर मुड़ा और उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा, और जो उसका डाउट था वो बिल्कुल सच हुआ। सामने लांझा था, उसका लांझा, उसका नहीं, शिचिन का लांझा, शिचिन का छोटा भाई, जिसे कभी विंग ट्यूशन दिया करता था। लगभग 8 से लेकर 10th क्लास तक विंग ने उसे ट्यूशन्स पढ़ाए थे, और इसके बदले उसने कभी भी कुछ चार्ज नहीं किया था। एक्चुअली विंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो लांझा का ही परिवार था, मिस्टर लान। उन्होंने ही विंग के कुछ एक्सपेंसेस उठाए थे, जैसे उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल का खर्चा, और बाकी के उसके मतलब पढ़ाई के लिए फंडिंग वगैरह, जब तक कि विंग खुद अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लायक नहीं हो जाता। हाँ, उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था, पर सिचन और वो बचपन से दोस्त थे, हमेशा साथ में पढ़ते थे, और विंग का नेचर लान पेरेंट्स को अच्छे से पता था। और जब उस पर इतनी बड़ी विपदा आई तो वो जितना उनसे हो सकता है उतना तो कर ही सकते थे। विंग स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइवल के लिए, तो फिर जब भी उसे ज़रूरत पड़ती थी, उसके समझ से परे ही कभी लांसिचन उसके फीस जमा करता, या फिर कभी उसे अपनी बुक्स दे देता, या कभी मेरे पास एक्स्ट्रा नोटबुक है कहकर वो भी उसे दे देता। हाँ, मुश्किल था, मतलब लान पेरेंट्स के लिए भी 3-3 बच्चों को संभालना मुश्किल था। वो भी इतने ज़्यादा रिच भी नहीं थे, अपने बिज़नेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, पर धीरे धीरे इन 7-8 सालों में उनका बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो चुका था। पर उस टाइम पे जब विंग को पेरेंटिंग की ज़रूरत थी, वेल यूँ कहो कि विंग एक टीनेजर था, उस टाइम पर मिस्टर और मिसेस लान उसे अडॉप्ट तो नहीं कर सकते थे, और इस बात का रिग्रेट भी था उन्हें। पर विंग उनकी हालत भी समझ सकता था, इसलिए उसने कभी भी खुद को उन पर बोझ नहीं बनने दिया। उससे जितना हो पाता उतना वो काम करता, अपने सारे एक्सपेंसेस कवर करने की कोशिश करता, और उसे पता था हर फेस्टिवल पे, हर एक चीज़ के लिए लान परिवार की तरफ से
उसे बुलाया जाता है, उसे अपने उनके बच्चों की तरह ही गिफ्ट्स भी मिलते हैं। मतलब दर्जा एकदम बराबरी का होता था, फिर भी वो विंग को फुल टाइम के लिए अपने साथ नहीं रख सकते थे। विंग को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना था। वेल, लान फैमिली के इसी हेल्प और केयर को रिटर्न करने के लिए विंग लांचा को ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्योंकि लान सिचेन एक अलग ही जोन में था, या यूँ कहो कि छोटी उम्र से ही उसने अपने पेरेंट्स का साथ देना शुरू किया था। वो अपने डैड के साथ ऑफिस जाता, वहाँ पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करता रहता। जैसे कि विंग दूसरी जगहों पर काम करता है, लान सिचेन अपने डैड के पास ही काम करता रहता। तो उसके पास भी इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता कि वो लांझा को दे सके। तो लांझा की जिम्मेदारी थी विंग के ऊपर, और वो पढ़ाई में भी अच्छा था, ना कि लान सिचेन की तरह बिजनेस माइंडेड। तो वो लांझा को पढ़ाया करता था। 8 से लेकर 10 ग्रेड तक उसने लांझा को अच्छा खासा पढ़ाया, जिसके बाद उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और वो मूव कर गया दूसरी सिटी बीजिंग। और जो कि विंग को जल्द से जल्द सेटल होना था। मतलब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत कुछ पीछे तो नहीं छोड़ा था, बस एक अबैंडन्ड हाउस था जो भी विंग देख नहीं पा रहा था, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। तो उसे बस जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना था। तो वो एक्टिंग फील्ड में चला गया। इधर पीछे 5 साल तक लान फैमिली अच्छी खासी रिच हो चुकी थी। नो डाउट उसका लान सिचेन का और लान जिरेन का कनेक्शन बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। मतलब वो अडल्ट्स की तरह एक दूसरे में बातें किया करते थे, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ अचीवमेंट से रिलेटेड। लेकिन इन सब के बीच में विंग का लांझा पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था। मतलब वो अपनी स्कूलिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उसे बस इतना पता था कि लांझा भी कहीं जा चुका है, शायद कोरिया में गया है डांसिंग सीखने के लिए। हाँ, कभी उसे टाइम मिलता था तो वो उसके वीडियोस भी देखा करता था इंटरनेट पर। वेल, उसे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, पर वो भी स्ट्रगल ही कर रहा था। मतलब लांझा भी स्ट्रगल ही कर रहा था। तो विंग ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। बस हाँ, उसके फैमिली है, एक उसके दोस्त है, और उसका एक छोटा भाई है जो स्ट्रगल कर रहा है, बस यहाँ तक ही बात थी। पर उसे ऐसे लांछा अचानक से यहाँ मिल जाएगा उसके ब्लाइंड डेट पर, ये तो उसके लिए झटके से कम नहीं था। तो विंग पूरा शॉक में लांछा की तरफ देख रहा था, और लांछा कह रहा था, वी काका कैसे हो आप? वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अगर तुम यहाँ सिटी में आना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट मेरे रूम पर क्यों नहीं आए और मुझे कॉल क्यों नहीं किया? लांझा विंग को देखे ही जा रहा था। मतलब विंग कंफ्यूज था। उसके दिमाग में ये सारा सेटअप देखकर भी ये नहीं आ रहा था कि ये डेट है, और लांझा ने उसे डेट पर बुलाया है, चाहे उसके दोस्त की मदद से ही सही। वेल, विंग तो पहले से ही डम था। लांझा ने उसे कितने सिग्नल दिए, वो कभी भी कैच नहीं कर पाया। वो हमेशा से लांझा को अपने दोस्त के छोटे भाई, मतलब खुद के छोटे भाई की तरह देखता आया है, और इससे लांझा सच में फेडअप हो चुका है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था, इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे अपनी फर्स्ट अमाउंट मिली, मतलब जो उसे फर्स्ट चेक मिला, उसने उसे सेव कर लिया ताकि वो अपने प्यार, अपने क्रश विंग को डेट पर ले जा सके और उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर अरेंज कर सके। तो वो बस पैसे जोड़ता रहा, और जब वो इतना स्टेबल हो गया कि वो बीजिंग में सरवाइव कर सकता है, तो उसने विंग के दोस्त को कॉल किया और उसे कहा कि विंग को डेट पर भेज दे इस रेस्टोरेंट में। और वो भी मान गया, और विंग को सीधा उसने सरप्राइज़ दे दिया, बस 2 घंटे पहले बताकर कि हाँ भाई, आज तुम्हारी डेट है, तुम जाओ। फिर क्या था, लांझा और विंग एक दूसरे के सामने थे, और विंग कन्फ्यूजन में लांझा से पूछ रहा था, वांगजी बताओ तो सही, क्या दिक्कत है? मॉम डैड कैसे है? सिचन कैसा है? और क्या ये डेट तुमने अपने दोस्त के लिए अरेंज की थी? मतलब कोई आ रहा है? क्या तुम
उससे मुझे मिलवाना चाहते हो? ये कहते हुए विंग उस डाइनिंग टेबल की तरफ आगे बढ़ा। इधर फांगची, जो अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें छुपाए हुआ था, वो आज फाइनली विंग को कन्फेस करने वाला था। लेकिन ये डम्प विंग है, डम्प ऑफ द डम्पेस्ट। ये अभी भी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, हंस रहा था और बस लांचा से बेतुके सवाल पूछ रहा था। आखिरकार उसे रहा नहीं गया तो वो बस आगे बढ़ा। विंग अब चेयर पर बैठ चुका था तो वांगची बस आगे बढ़ा और वो विंग के सामने अपने घुटनों के बल आ गया। उसने विंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, विंग, विल यू विल यू बी माई डेट? ये विंग के लिए पहले शौक से भी बड़ा शौक था। मतलब वो इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहता था। सब कुछ सामने देखकर भी उसे अनदेखा कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में, मतलब जब वो लांछा को पढ़ाया करता था, तब लांछा कभी उसे गलती से छूने की कोशिश करता था, कभी उसे कुछ रोमांटिक बातें पूछने की कोशिश करता था या फिर कुछ सिग्नल्स देने की कोशिश करता था। विंग तब भी सारी चीज़ों को इग्नोर किया करता था। बिल्कुल उसी तरह से आज भी उसे लग रहा था कि हंसकर सारी बातें साइड हो जाएगी और वो बस लांछा के साथ डिनर करके वहाँ से चला जाएगा। पर अब ये पुराना मासूम सा लांछा नहीं रहा। ये एक परफेक्टली मैन बन चुका है, जो विंग की बातों में नहीं आने वाला, उसकी बातों से नहीं बहलने वाला। तो उसने विंग से सीधा ही पूछ लिया, क्या तुम मेरे डेट बनोगे? विंग के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। इस बात पर अब लांचा छला उठा। उसने कहा, नहीं हो आप मेरे बड़े भाई, क्या हमारा खून का रिश्ता है? क्या आप मेरी मॉम के पेट से आए हो? इस बात पर विंग ने कहा, हर रिश्ता खून से नहीं नापा जाता, मैंने बचपन से तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखा है। फांगशी ने कहा, पर मैंने नहीं देखा, मैं तो। विंग ने तुरंत लांचा का कान पकड़ लिया। आह, आपकी ये आदत नहीं गई ना? लांचा जोर से चिल्लाया। विंग ने कहा, बहुत हो गई, बहुत सिंग आ रहे हैं तुम्हें, चलो सामने बैठो, चुपचाप डिनर करेंगे और वापस अपने अपने रास्ते लौट जाएंगे। फांगशी ने कहा, आप इतनी क्रूर नहीं हो सकते, कोई बंदा सामने से आपको प्रपोज कर रहा है और आप होगी, आपको उस इमोशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। विंग ने कहा, वांगची चुपचाप से सामने बैठो, मैं ये डिनर के पैसे वेस्ट नहीं होने देने वाला, चुपचाप डिनर करो और चलो। चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वॉक पे चल सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये सब उम्मीदें मत करना। और वैसे भी मैं स्ट्रेट हूँ, समझा करो, बचपन से तुम जो ये हरकतें करते आए हो। लांचा के कान तुरंत खड़े हो गए। उसने कहा, बचपन से? मतलब आपको पता था? विंग ने कहा, हाँ पता था, तो क्या? तब भी मेरी ना ही है, तो चलो अब चुपचाप से खाना खाओ। वांगची अपने कान को सहलाते हुए चुपचाप विंग के सामने बैठ गया। विंग अभी भी उसे घूर कर देख रहा था। दोनों ने डिनर किया। वो एक काफ़ी अनकंफर्टेबल साइलेंस था। मतलब विंग फास्ट फास्ट खाना खा रहा था जैसे कि वो हमेशा खाता है और इधर वांगची कंफ्यूज था। उसने बहुत कुछ सोचा था कि उसके डेट पर क्या होगा। नो डाउट विंग सरप्राइज तो होगा, पर वो ऐसे उसके कान पकड़ेगा, उसे डांटेगा और उसे खाना खाने के लिए कहेगा, ये तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। वेल, जो है सो है। वो दोनों खाना खा रहे थे, रोमांटिक डिनर नहीं, ये बस जल्दबाजी में हो रहा था। लांचा ने खाना खाया। जब सारा खाना फिनिश हुआ तब जाकर विंग ने लांचा की तरफ देखा और कहा, अब कहो जो तुम कहना चाहते थे। उसने कहा, आई लव यू। विंग ने कहा, हो गया, मैंने सुन लिया, अब चलो घर। पर पर ऐसा, विंग ने लांछा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। लांछा विंग को मना कर रहा था, उसे बहुत कुछ कहना था, लेकिन विंग ने उसे चांस ही नहीं दिया। उसने बस हाथ पकड़ के लांछा को उठाया और वो उस रूम से बाहर निकला। होटल से भी बाहर आ गया। पार्किंग लॉट में दोनों घर के लिए जा रहे थे। लांछा ने झटक कर विंग का हाथ उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मतलब उसके प्यार की इस बंदी को कोई कदर नहीं है। कितनी हिम्मत की थी उसने ये सब बोलने के लिए, कितना अरेंजमेंट किया था, कितने सपने थे उसके, लेकिन उसकी फर्स्ट डेट को इस बंदे ने पूरी तरह से ख़राब कर दिया। इस वजह से वो गुस्सा होकर जल्दी जल्दी आगे चलने लगा।
और इधर विंग भी पैनिक हो गया। मतलब लांजा का गुस्सा उसे पहले से ही पता है, अगर वो गुस्सा हो जाए तो फिर खाना पीना सब कुछ गया तेल लेने, वो बस कमरे में लॉक करके बैठेगा। वेल, अब वो इतना बड़ा तो हो गया है कि कम से कम अब वो कमरे में खुद को लॉक तो नहीं करता होगा। पर फिर भी विंग को टेंशन हो रही थी। एक तो इसकी ये बचकानी हरकतें, प्यार के पीछे पागल वाली, और पता नहीं क्यों ये सब विंग को ही झेलना पड़ता है। अगर कभी लांसेजन को पता भी चल गया गलती से भी कि विंग लांजा के लिए कुछ फ़ील करता है या लांजा विंग के लिए कुछ फ़ील करता है, फिर तो उसकी शामत ही आ जाएगी। लांसेजन जितना शांत दिखता है उतना है नहीं, वो तो इन दोनों को ही जान से मार डालेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोचनी पड़ती है। बचपन से लान फैमिली ने उस पर कितने ज़्यादा एहसान किए हैं, वो लांजा को डेट करके ऐसे उन्हें चुका तो सकता है क्या? उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था और सामने लांजा चल रहा था बिल्कुल गुस्से में, दमदमाता हुआ। इस पीछे वाले बंदे को उसकी ऐसे इंसल्ट करने की, उसकी डेट खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बस मान जाता। क्या दिक्कत है मानने में, उसे समझ नहीं आ रहा था। आज तक उसने वेट किया था कि विंग खुद से उसे प्रपोज करेगा, उसके सारे सिग्नल्स को समझेगा। नहीं, इस बंदे ने ना तो उसे प्रपोज किया, ना ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उल्टा उसे ज्ञान दे रहा है। लांजा का पारा अब सच में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। पर तभी से उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, विंग कहीं मेरी फैमिली से डर तो नहीं रहा है, ऐसा ना तो दबा तो नहीं है। वेल, ज़रूर ऐसा ही होगा। हाँ, उसने कितनी कोशिश की विंग को एक कॉन्फिडेंस दिलाने की कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वेल, ऐसा नहीं हुआ। तो फाइनली उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है। विंग को बाय हुक और बाय क्रूक मनवाना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। लांछा ने अचानक से रुककर विंग की तरफ देखा और कहा, एक और कदम आगे बढ़े ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें किस कर दूंगा। विंग बिल्कुल अपनी जगह पर ही फ्रीज रह गया। मतलब कहाँ उसके दिमाग में चल रहा था कि एहसान, फैमिली, सब कुछ धुंधला हो गया और वो बस लांछा के होठों की तरफ देखने लगा। मतलब किस, उसका दिमाग इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा था। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज था और इधर लांझा एक कदम आगे बढ़ा विंग की तरफ। उसने कहा, आई स्वेयर अगर आप एक भी कदम अपनी जगह से हिले तो मैं मान लूँगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। अब जाकर विंग को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी। उसने इधर उधर देखा। लांझा एंट्रेंस के करीब था, मतलब वो उसने वहीं पर गाड़ी पार्क की थी तो वो वहीं से जाने वाला था और विंग के पास कोई और एग्ज़िट का रास्ता नहीं था, वहीं से तो वो जा सकता था। तो फिर विंग को लिटरली वो शॉक होकर 2-3 मिनट तक वहीं पर रह गया। इधर लांझा उसके करीब घूम रहा था। मतलब वो ऐसे ऐसे थ्रेड्स दे रहा था विंग को कि मैंने आपको इतना ज़्यादा प्यार किया है, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, हम लोग नेबर्स रह चुके हैं, तो क्या हुआ, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना ही तो ज़िंदगी का नाम होता है। मेरे मम्मा पापा एक अलग बंगलों में शिफ्ट हुए हैं या फिर आप बीजिंग में शिफ्ट हुए हैं, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब भी आपसे प्यार करता हूँ जितना मैं उस टाइम करता था जब मैं 15 साल का था। समझा करो इस बात को। मैंने कभी भी आपको बड़े भाई की तरह नहीं देखा, ये बात आप भी बहुत अच्छे तरह से जानते हो। हाँ, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, मुझे खुद पर ही यकीन नहीं था, इसलिए हो सकता है कि मैं आपको सही से सिग्नल नहीं दे पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बड़ा भाई मान लूँगा। और ये जो क्लेम आप कर रहे हो ना कि आप स्ट्रेट हो, इसे आप किसी और को बेवकूफ़ बनाना, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने बचपन से आपके रूम में मैगज़ीन्स देखी है, खासकर शिचन गागा के रूम में, जिस पर आपके नाम लिखे होते थे। आप दोनों कैसे मैगज़ीन्स एक्सचेंज किया करते थे, कैसे नोटी वाली बातें किया करते थे, सब मुझे पता है। तो कभी भी ये मत समझना कि मैं बुद्धू हूँ या फिर आप मुझे बहला सकते हो। मैं जानता हूँ आप लड़कों में इंटरेस्टेड हो, ना आपने अभी तक किसी को डेट किया है, और यहाँ तक कि ये सूट, ये भी आपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहना था। लांझा ने विंग के टाई को खींच लिया।
तो विंग अचानक से चौंक गया। उसकी टाई वो थोड़ी सी फट गई। अब उसने चौंक कर लांझा की तरफ देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल ही डार्क हो चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ, इस शौक से विंग उभर पाता इससे पहले ही लांझा ने विंग के सर के पीछे हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होठ रखे। वो इतने फियर्सली विंग को किस करने लगा कि विंग सोच ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। वो प्रोसेस कर ही रहा था, तब तक उसने पाया कि उसको पीछे एक पोल पर पिन कर दिया गया है और लांझा उसे फियर्सली किस कर रहा है, जो विंग के ब्रेथलेस होने तक चलता ही रहा। जब विंग ने पूरी जान लगाकर लांझा को उससे दूर किया, वो बहुत बुरी तरह से सांसें लेने लगा। उसकी ब्रीथिंग हद से ज़्यादा हेवी हो चुकी थी और इधर वांगची की आंखें पूरी तरह से डार्क थी। वो जैसे विंग को वही निकल जाएगा पूरा का पूरा। और इधर विंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो देखो लांझा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें आराम से सब चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। चलो, अम, तुम कहाँ रहते हो? चलो, तुम्हारे रूम पे चलते हैं। क्या क्या तुम्हारे फ्रेंड्स है तुम्हारे साथ? विंग को अपने रूम में ले जाने का ऑप्शन लांझा के लिए सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी पुराने से अपार्टमेंट में रहता था और पता नहीं लांझा कहाँ रहता है। विंग उसे शांति से उसके रूम तक पहुंचाकर आराम से उसे सुलाकर वापस आने के बारे में सोच रहा था और लांझा के दिमाग से ये सारी चीज़ें निकालने के बारे में सोच रहा था, जबकि उसके खुद के साथ असॉल्ट हुआ था। समझने की ज़रूरत उसे थी और वो लांझा को शांत करने के बारे में सोच रहा था, ताकि ये गर्म दिमाग लड़का अपनी ही जोश जोश में कुछ उलट पुलट हरकत ना कर बैठे। तो विंग को इस वक्त भी बस उसके सेफ्टी की चिंता हो रही थी, वांगची की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। तो विंग ने कहा, वांगची चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। मैं पहले तुम्हें छोड़ूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। इस बात पर तो वांगची की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई। विंग उसके साथ उसके घर आना चाहता है, किस लिए? क्या वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है? जानबूझकर वो उसके रूम में नहीं जाना चाहता? क्या उसे पता भी है उस रूम में तो उन्हें पूरी तरह से प्राइवेसी मिलेगी? लांझा ने बस एक स्मॉक किया और विंग से कहा, ठीक है, अगर आपका पॉइंट मुझे वैलिड लगा तो मैं आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। विंग ने कहा, ठीक है। वांगची ने कहा, यहाँ मेरी बाइक है। विंग ने कहा, व्हाट? वांगची ने कहा, हाँ, मैं कार से नहीं आया, बाइक से आया हूँ। विंग ने कहा, नेवर माइंड, चलो चलते हैं। वांगची ने अब तुरंत अपनी बाइक निकाल ली और विंग को पीछे बैठने के लिए कहा। पीछे का सीट थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ तक कि लांझा एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी कैरी कर रहा था। वो उसने विंग को दिया। विंग ने कहा, तुम श्योर थे कि मैं तुम्हारे रूम पर आऊँगा? तो लांझा ने कहा, श्योर क्या होता है, अच्छे या बुरे टर्म्स पर, लेकिन हम मेरे रूम पर तो जाएंगे ही, विजिट करने के लिए या डेट के लिए। पॉइंट है। विंग ने लांझा की तरफ देखते हुए कहा। लांझा ने कहा, कसकर पकड़ना। क्यों? विंग पूछने ही वाला था, तब तक तो लांझा की बाइक रोर कर उठी और क्लच दबाते ही विंग को ना चाहकर भी लांझा को कसकर पीछे से पकड़ना पड़ा। लांझा हेलमेट के अंदर भी स्मोक कर रहा था। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाई और अब अपने नॉट सो सीक्रेट क्रश को ब्लाइंड डेट से सीधा घर तक लेकर आया। लांझा का यहाँ पर रुकने का इरादा तो बिल्कुल नहीं था। उसने जैसे ही अपने बिल्डिंग के नीचे वो बाइक रोक दी, विंग फटाक से नीचे उतर गया। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, इतनी तेज़ लांझा ने बाइक जो चलाई थी। विंग ने कहा, तुम सच में ह्यूमन हो ना? मुझे क्या पता तुम इतने ज़्यादा बदल चुके हो, वरना तो मैं तुम्हारी बाइक पर कभी बैठता ही नहीं। लांझा फटाक से नीचे उतरा और फिर जाकर उसने विंग को कमर से पकड़कर खींच लिया। उसने कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता
जिस लांचा को मैं अपने छोटे भाई की तरह समझता था, वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। लांचा ने कहा, अभी आपने मेरा बिगड़ा हुआ रूप देखा कहाँ है? वींग ने कहा, यूँ मैं इससे पहले वींग कुछ करता, लांचा ने वींग को सीधा उठाया और कंधे पे डाल दिया। वींग इस शौक से उभर ही पा रहा था, तब तक लांचा उसे लेकर लिफ्ट में पहुंच चुका था। फिर जाकर उसने वींग को लिफ्ट के अंदर उतारा और जिस फ्लोर पर वो रहता है उसका बटन दबाया। वींग ने कहा, तुम 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 मेरा असॉल्ट कर रहे हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लांचा ने कहा, यस राइट, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे ना छोड़े, समझे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वींग ने कहा, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? या हर किसी की लाइफ क्या चल रही है और तुम्हें क्या सूझ रही है? पागल हो गए हो क्या? लांचा ने कहा, आपको दिखता नहीं है मैं आपको पागलों की तरह प्यार करता हूँ और आप है कि बस भागते जा रहे हैं। कब समझेंगे? भीम ने कहा, समझना तुम्हें है, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, तुम्हारी फैमिली वो वेल्दी फैमिली है, तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे या लड़का ढूंढेंगे, लेकिन तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा। मैं तुम्हारे स्टार्ट का नहीं हूँ। क्यों नहीं समझ आता तुम्हें? तुम्हारा एक बड़ा भाई है, वो भी हमारी जान ले लेगा अगर उसे पता चलेगा। लांछा ने वापस से वीं को उस लिफ्ट के एक साइड पर प्रेस कर दिया और कहा, तो आपको ये डर है कि हम दोनों की स्टेटस अलग है, तो चलो हम दोनों एक ही स्टेटस पर आ जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आया हूँ, अब मैं भी स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तो हम एक ही स्टेटस पर हुए ना? वी ने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं सकते, मैं आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, एक ऐसी ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छे लोग तक नहीं मिलेंगे। एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ जहाँ पर एक किसी के साथ मैं रूम शेयर करता हूँ, तुम्हारी तरह ऐसे आलीशान बिल्डिंग में नहीं जहाँ पर तुम अकेले रहते हो। समझा करो इस बात को, अभी भी तुम्हारा और मेरा स्टेटस बहुत अलग है। तुम यंग हो, तुम बहुत अच्छे लीड रोल के लिए काम कर सकते हो, मैं नहीं हूँ ऐसा, समझा करो। विंग पूरे अपने दिल की तड़प लांछा के सामने रख रहा था, पर तभी लिफ्ट रुकी तो वो दोनों को मजबूरन अलग होना पड़ा। उस लिफ्ट में कोई और पर्सन चढ़ गया, जिसके बाद लांझा और विंग वैसे ही अपने अपने कॉर्नर में खड़े रहे। जब लिफ्ट दोबारा रुकी तब वो पर्सन भी उसी फ्लोर पर उतर गया जहाँ लांझा और विंग को उतरना था, मतलब उनका फ्लोर आ चुका था। उस पर्सन से निकलने के बाद लांझा बस विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। उस पर्सन ने एक बार देखा कि ये दोनों लड़कों के बीच में कुछ तो चल रहा है, पर उसने कुछ कहा नहीं। मतलब वो देखना चाहता था कि ये दूसरा वाला पर्सन चिल्ला वगैरह रहा है कि नहीं, मतलब क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो वो बस उनको देखता रहा। तो विंग के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, वो ऐसे लांझा को उसकी ही सोसाइटी में बेइज्जत नहीं करना चाहता था, तो वो चुपचाप लांझा के पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, वो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। लांझा ने चुपचाप अपने रूम का दरवाज़ा खोला और विंग को वैसे ही हाथ से पकड़कर वो अपने रूम के अंदर ले गया। अंदर से उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। तो अंदर जाते ही विंग ने लांझा से अपना हाथ वापस से झटक अलग किया और वो उसे घूरने लगा। लांझा ने कहा, पहली बार मेरे घर आए हो तो चलो कुछ ड्रिंक ही कर लो। विंग ने कहा, ये सब चौंचले नहीं चलने वाले। देखो लांझा, समझो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मैच नहीं है। लांझा ने कहा, हाँ समझ गया, अब अंदर तो आओ, मैं थोड़ी आपकी मेहमान नवाजी तो कर लूँ। विंग को ना चाहते हुए भी अंदर आना पड़ा, क्योंकि ये रूड लगता है कि कोई मतलब किसी के दरवाजे पर खड़े रहो और उसे कुछ तो रूड बातें किया करो। उसके प्रपोजल को ना मानने तक तो ठीक था, पर विंग ऐसे लांझा की इंसल्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट लांझा एक अच्छी सी स्पीच डिज़र्व करता है विंग की तरफ से, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, विंग को भूल जाए। हाँ, अगर ऐसे में वो थोड़ा बहुत हाइपर होता है तो विंग उतना तो टॉलरेट कर सकता है। इसलिए विंग ने लांझा से कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। ये सही कहा, लांझा ने कहा, और फिर विंग को वो अपने रूम में अंदर ले गया। वहाँ पर एक छोटा सा बार बना हुआ था, मिनी बार। वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव शराब रखी हुई थी। विंग ने कहा,
मैंने सोचा हम सोफ़ा पे बैठेंगे। तो लांछा ने कहा, तुम्हें ड्रिंकिंग पसंद है ना? तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठते हैं, और डरो मत, मैं ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो, तो तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। विंग ने कहा, तुम ड्रिंक बना सकते हो? लांछा ने कहा, हाँ, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और वैसे भी ये ज़रूरत है हमारे प्रोफेशन की, है ना? विंग ने कहा, हाँ, ये तो है। अब दोनों उस कॉर्नर में आ गए जहाँ पर वो मिनी बार बना हुआ था। लांछा ने विंग को बिठाया और फिर वो ड्रिंक बनाने लगा। उसके वो हैंड मूवमेंट्स, वो सब कुछ देखते हुए विंग कुछ पल के लिए खो सा गया। वो बस लांछा को स्टेयर कर रहा था। ये बात लांछा भी जानता था, इसलिए वो पूरे मन से, पूरे ध्यान से अपना काम करने में बिजी था। इधर विंग गल्प कर रहा था कि उसे जो कुछ भी हो रहा है उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसके दिमाग में जो एक कॉन्शियसनेस था, कॉन्सायंस था, वो उसे अलाउ नहीं कर रहा था कि वो वांगची को, लांछा को इस नज़र से देखे। आइस, लांछा अचानक से बोल पड़ा। फायर, विंग ने जवाब दिया अनकॉन्शियसली। लांछा ने बस स्मॉक किया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना ड्रिंक बनाता रहा, और इधर विंग लिटरली लांछा को ताड़ता रहा। कुछ टाइम बाद लांछा ने वो ड्रिंक बनाकर विंग के सामने रख दिया और कहा, एंजॉय। विंग तो सोच रहा था ड्रिंक बनने के बाद वो सिप सिप लेते हुए लांछा से कुछ ज्ञान की बातें करेगा, रिलेशनशिप की बातें करेगा, पर जैसे ही उसने उस कॉकटेल का एक ड्रिंक लिया और उसकी हवाइयाँ ही उड़ गई। मतलब उसने इतना बेस्ट ड्रिंक आज तक कभी भी नहीं पिया था। तो उसने कहा, वाह, ये है क्या? लांछा ने कहा, मेरा स्पेशल है। विंग ने कहा, ये तो सच में औसम है, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पिया। तुमने इतना ड्रिंक बनाना कब से सीखा? लांछा ने कहा, वेल, ये कह तो नहीं सकता कि कब से सीखा, बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मुझे पता था कि तुम्हें किस तरह का ड्रिंक पसंद आएगा। विंग ने कहा, ओह, तो ये मेरे लिए सबसे पसंदीदा ड्रिंक होगा, ये तुमने कैसे अज्यूम कर लिया? लांछा ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से स्टडी किया है। विंग ने कहा, वेल, फॉरगेट अबाउट इट। ये कहते हुए उसने एक और सिप लिया, और फिर से उसके दिमाग में वही सारे तार छुट गए। उसने कहा, वाह, इस ड्रिंक के लिए तो मैं जान भी दे दूँ। लांछा ने अब आओ देखा ना था, बस विंग को उठाया, अपने कंधे पर डाला और कहा, चलो देखते हैं कितनी जान दे देते हो। विंग ने कहा, ओ मेरा ड्रिंक। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ड्रिंक को बैलेंस किया, और लांछा सीधा उसे बेडरूम में ले गया। विंग ने कहा, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? लांछा ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम ड्रिंक के लिए जान दे सकते हो, तो ड्रिंक बनाने वाले के लिए नहीं दे सकते? फिर ने कहा, लांछा, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब तक मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता आ रहा था। लांछा ने कहा, किसने कहा है तुमसे मुझे तुमसे छोटे भाई वाली ट्रीटमेंट चाहिए? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुमसे लाइफ टाइम का साथ मांग रहा हूँ, और तुम एक ही चीज़ की रट लगाए बैठे हो। तुम मुझे छोटे भाई मानते हो ना? चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा भाई बनना कैसा होता है। ये कहते हुए उसने विंग के हाथ का वो ड्रिंक अपने हाथ में पकड़ा, और बस एक हाथ से विंग को धक्का दे दिया। विंग को समझ भी नहीं आया कि वो कब जाकर बेड पर गिरा। लांछा ने वो ड्रिंक साइड में रखा और विंग के पूरा ऊपर आ गया और उसे पिलो से मारने लगा। विंग ने कहा, ये क्या है? लांछा ने कहा, भाई वाला ट्रीटमेंट है, मैं अपने गगो को ऐसे परेशान करता हूँ जब वो मेरी बात नहीं मानते। तो चलो, तुम्हें मेरे भाई बनने की बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी है ना, चलो मैं तुम्हें अपना भाई बनाता हूँ। ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से विंग को मारने लगा, और विंग उस फेदर फिलो को टच करने की कोशिश करने लगा। वेल, उसे लग तो कुछ भी नहीं रहा था, बस विंग को हंसी आ रही थी। लांछा ऐसे ही उसे मारता रहा और विंग हंसता रहा। शुरू शुरू में हल्का सा, फिर धीरे धीरे लांछा ने जब उसे मारना नहीं छोड़ा तो विंग की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो बस उन पिलोज़ को डॉज किए जा रहा था और हंसते जा रहा था। शायद लाइफ में पहली बार वो इतना हंसा था, इतनी ज़ोर से। उसकी हंसी देखकर तो
लांचा को और कंट्रोल नहीं हुआ। वो तो अब उसे टिकलिंग करने लगा, गुदगुदी करने लगा, जिससे विंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, नो लांचा, स्टॉप इट, आई कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट। लांचा ने कहा, क्यों, अभी मेरा भाई बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, विंग ने हंसते हुए कहा। लांचा ने कहा, तो चलो मान लो कि तुम मेरे भाई नहीं हो। विंग अभी भी उसी अपनी हंसी की खुमार में था। उसने कहा, हाँ मान लिया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। लांचा तुरंत विंग के ऊपर से हट गया। विंग अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करता हुआ बोला, पता है कितने टाइम बाद मैं इतने ज़ोर से हंसा हूँ? लांचा ने कहा, आप पहली बार इतने ज़ोर से हंसे हो। विंग ने कहा, ठीक है भाई, मैं पहली बार इतने ज़ोर से हंसा हूँ, अब खुश? लांचा ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। विंग ने कहा, क्या? लांचा ने कहा, अभी आपने माना ना आप मेरे भाई नहीं हो, तो चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं। कैसी कहानी? विंग ने पूछा। लांचा ने कहा, यही मैंने प्रपोज किया था आपको ब्लाइंड डेट पे, तो चलो उस प्रपोजल का जवाब दो। विंग ने कहा, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है? लांचा ने कहा, आपको पता भी है मैंने कितना खर्चा किया है उस पर, आप मेरी सारी मेहनत को यूं ही ज़ाया जाने दोगे? विंग ने कहा, पर हमने डिनर तो किया। लांचा ने कहा, डिनर काफ़ी नहीं है, मैंने डेट के लिए प्लान किया था, हमारी फर्स्ट डेट थी और आपने उसे वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं इस नाइट को वेस्ट नहीं होने दूंगा। विंग ने कहा, क्या मतलब? लांचा ने कहा, ऑब्वियसली डेट के बाद नाइट ही तो होती है, डेट नाइट। विंग अचानक से लांचा का मतलब समझ गया और उसके कान बुरी तरह से लाल हो गए। उसने कहा, तुम तुम कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड बातें नहीं कर रहे हो? कहाँ मेरा वो छोटा लांचा कहाँ गया जिसे कुछ भी समझ नहीं आता था? इस बात पर लांचा विंग के बिल्कुल करीब आ गया, मतलब बिल्कुल उससे 1 इंच दूर। उसने विंग के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आपका छोटा लांचा अभी बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि वो आपकी चीखें निकालने के लिए काफ़ी है, तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहोगे? विंग एक पल के लिए सदमे में आ गया और उसे इन चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर उसका दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो ब्लिंक करते हुए लांचा की तरफ देखने लगा। लांचा ने कहा, फना ट्राई? विंग ने कहा, दूर हटो मुझसे, तुम कुछ भी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लांचा ने कहा, आप नहीं सुधरने वाले। ये कहते हुए उसने पास के साइड टेबल पर रखा हुआ वो कॉकटेल का ग्लास उठाया, उसे एक सिप लिया और तुरंत विंग के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो सारी ड्रिंक उसने विंग के माउथ में पोर की। इधर विंग शौक पे शौक पा रहा था। ये अचानक से लांचा ने क्या किया, ये समझने से पहले वापस से उस ड्रिंक का जादू उस पर छा चुका था। उसने फिर से एक बार आंखें बंद कर ली। इस बार कुछ अलग हुआ था, मतलब सडन किस, पेक और वो ड्रिंक, वो सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब जब लांझा उससे अलग हुआ तो विंग बस मदहोश आँखों से लांझा की तरफ देखने लगा। लांझा ने कहा, कुछ समझे? विंग ने कहा, क्या? लांझा ने कहा, दैट आई लव यू, अभी से नहीं, बचपन से। क्या आपको अब भी यकीन नहीं होता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? विंग ने कहा, पर ये सही नहीं है। लांचा ने कहा, सही गलत की चिंता आप मत करो, आप बस मेरा ख्याल करो और ये सोचो कि आपको कितना अमेजिंग पार्टनर मिलने वाला है। कितना अमेजिंग? विंग बिल्कुल इनोसेंटली पूछ रहा था। अब लांचा ने अपने जलवे दिखाना शुरू किया, मतलब जो जो कुछ भी उसने सीखा था, जो जो कुछ भी उसने सोचा था, वो सब कुछ वो विंग के सामने करने लगा। जैसे कि म्यूज़िक ऑन करना, कुछ रूम फ्रेशनर तो उसने पहले ही लगा के रखे थे। फिर उसने उस म्यूज़िक के सहारे विंग के पास, उसके करीब उस सेडक्टिव डांस करना शुरू किया। वो उसे मीठी मीठी बातें करने लगा। विंग इधर बावला हुआ जा रहा था, सरप्राइज़ हुआ जा रहा था और बस देखे जा रहा था लांचा को कि इसको कौन से कीड़े ने काट लिया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। पर चाहे जो कहो, विंग के अंदर का जो मैन था ना, माचो मैन, उसको कुछ देर बाद इस सब चीज़ों ने अपने आगोश में ले ही लिया। मतलब उसकी जो थिंकिंग थी, जो कॉन्साइंस था, उस पर ये सारा जो दृश्य वो अपने सामने देख रहा था, वो पैग जो वो पी रहा था,
वो सब ओवर पावर कर गए और फाइनली उसने गिव इन कर ही दिया। उसने इनिशियली आगे बढ़कर लांचा को एक किस किया और अब वो कहाँ रुकने वाला था। उसने बस वापस से विंग को वेस्ट से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस सडन अटैक से विंग थोड़ा सा चौंक गया, तब भी उसने किस ब्रेक नहीं किया। लांचा को इतना सिग्नल काफ़ी था, तो वो बस आगे विंग के बॉडी पर हाथ फिराने लगा, उसके कपड़े खोलने लगा, उसके बालों में हाथ फिराने लगा और फिर ऐसे ही दोनों की वो रोमांटिक नाइट स्पेंड हुई। विंग को तब जाके होश आया जब अगली सुबह सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ चुका था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था। तब जाके विंग ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही वो मुस्कुराया। फिर जैसे जैसे उसका विजन एडजस्ट होने लगा, उसने अपने सामने बिल्कुल अलग ही इंटीरियर पाया। तब जाके उसे वो सारे सिनारियोज याद आने लगे, कल रात के लांचा का वो कन्फेशन और विंग का आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर लेना। इसका मतलब अब वो दोनों बॉयफ्रेंड्स है। विंग सोचने लगा। आह, उसकी बॉडी चीख चीख कर कह रही थी, हाँ वो दोनों बॉयफ्रेंड्स है और उन्होंने कल रात बहुत ही अच्छी वार्म नाइट स्पेंड की है। विंग ने आंखें खोली और ब्लैंकेट उठाकर सामने वाले मिरर की तरफ देखा। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, बस बहुत सारे लव बाइट्स थे। वो आईने में खुद को देख रहा था, पर क्यूरियोसिटी उसने कुछ टाइम बाद अपने उसके पीछे जो लांचा सो रहा था उसका भी ब्लैंकेट हटाया और शौक रह गया, क्योंकि उसके बॉडी पर जितने लव बाइट्स थे उससे दुगने लांचा के बॉडी पर लव बाइट्स थे। इसका मतलब कल कल रात को उसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। नो डाउट लांचा के सारे सिग्नल्स उसे समझ आते थे, लेकिन वो अपने एटिकेट्स नहीं भूल सकता, इसलिए उसने अब तक होल्ड बैक किया था। पर कल रात लांचा ने उसे इतना पोक किया कि उसे उसे कंट्रोल लूज़ हो गया और उसने लांचा की ये हालत कर दी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। विंग उठकर बैठ गया। उसने वापस से लांचा को ब्लैंकेट से कवर किया, क्योंकि देखकर ही समझ आ रहा था कि लांचा को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेल, विंग जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसे अपने बैक में पेन तो हो रहा था, क्योंकि उस रात को ऐसे कोई स्पेसिफिकली डोमिनेंट नहीं था, दोनों भी स्विच कर रहे थे अपनी मर्ज़ी से, अपने मूड से, अपने हिसाब से। जो कुछ भी उन्हें समझ आ रहा था और वो कर पा रहे थे, वो दोनों वो सब कुछ कर रहे थे और उसका रिज़ल्ट ये रहा। अब जाकर जब विंग होश में आया था, उसे अभी बहुत सारे टेंशन्स होने लगे। वो लान सिचिन को क्या समझाएगा, लान फैमिली को क्या समझाएगा, उसे कैसे परमिशन लेगा। एक तो उसका स्ट्रगलिंग करियर, फिर उसका इतना सब कुछ, उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें जा ही नहीं रही थी। वो बहुत बहुत ज़्यादा एम्बैरस था, मतलब जिसे वो अपनी पूरी लाइफ छोटा भाई समझता आया था, उसके साथ वो ये सब कैसे कर सकता है। वो स्ट्रेस्ड आउट होने लगा, ऐसा सोचने लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। अभी अभी उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल होने वाला है। एक तो वो अभी भी अपने करियर में ग्रोथ कर रहा है, अभी भी उसके पास कोई भी ऐसा मेजर प्रोजेक्ट नहीं है जो वो लान फैमिली को दिखा सकता है कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विंग को खुद पर ही शर्म आ रही थी कि वो लांचा जैसे पर्सन को डिज़र्व ही नहीं कर सकता। उनकी ये रिलेशनशिप कभी अपने हैप्पी एंडिंग तक पहुँचेगी भी या नहीं, ये उसे डर लग रहा था। और इसी कश्मकश में वो बस बेड से उठ गया, पर तभी साइड टेबल पर रखा हुआ लांचा का फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल लान सिचेन की तरफ से था। ये देखकर तो विंग को और भी ज़्यादा झटका लगा। पता नहीं लान सिचेन शंघाई के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन इस विंग के बारे में क्या सोचेंगे, जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। विंग हॉरिफाइड था, पर जब लांचा अपनी नींद से उस फ़ोन के रिंग की वजह से हिलने लगा, मतलब डिस्टर्ब होने लगा,
तो विंग को ना चाहते हुए भी वो कॉल उठाना पड़ा। वैसे वो साइलेंट भी कर सकता था, पर लांस सिचन का कॉल है, अगर एक बार साइलेंट कर दिया वो दोबारा कॉल करेंगे। अगर कॉल पिक नहीं किया तो वो किसी न किसी वे से लांझा तक पहुंचेगी ही, या फिर परेशान होंगे। बेटर है उनका कॉल उठा लो, एटलीस्ट उनका कोई मैसेज तो सुन लो। ये सोचकर विंग ने कॉल पिक किया। जैसे ही विंग ने कॉल उठाया, लांस सिचन ने कहा, अच्छा वो स्टूडियो का काम था ना विंग के, वो हो चुका है। और एक मिनट, कल रात तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी ना, हाउ वॉज इट? विंग मान गया। इधर विंग को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हाँ, उसने जैसे तैसे आवाज़ निकाली। लांसिचन ने कहा, ये कौन है? विंग, क्या क्या ये तुम हो? विंग ने कहा, हाँ। लांसिचन ने कहा, अच्छा तुम दोनों साथ हो, इसका मतलब तुम मान गए। विंग ने कहा, तो क्या क्या आप जानते हो? लांसिचन ने कहा, हाँ, मतलब सब जानते हैं, बस एक तुम ही डम थे जिसे कुछ भी नहीं पता था। विंग ने कहा, क्या? लांसिचन ने कहा, हाँ तुम डम्ब थे, तुम्हें नहीं पता कि लांझान शुरू से तुमसे प्यार करता है। विंग ने कहा, पर पर उसने लांसिचन ने कहा, अब ये मत कहना कि उसने तुम्हें बताया नहीं। विंग ने कहा, हाँ वो कोशिश तो करता था, पर मैं ही कभी समझ नहीं पाया। लांसिचन ने कहा, हाँ वो छोटा था इसलिए तुमने उसे सीरियसली नहीं लिया। विंग ने कहा, तो आपने आप सब ने क्यों नहीं बताया? लांसिचन ने कहा, क्या बताते कि हमारा छोटा भाई तुमसे प्यार करता है, और तुम अपनी पर्सनैलिटी को छोड़कर, मतलब तुम हमेशा दावा करते थे कि तुम स्ट्रेट हो, लेकिन बस लांझा को यकीन था कि तुम उसके लिए फिसलोगे। तो क्या हम कहते कि लांझा से प्यार करो? विंग ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड होगा, मैं अंकल आंट के सामने कैसे जाऊंगा? लांसिचन ने कहा, माउंट डैड को हमेशा रिग्रेट रहा है कि वो टाइम पे तुम्हारी हेल्प नहीं कर सके, और उसी को रीपे करना चाहते हैं वो तुम्हें सन इन लॉ बनाकर। विंग अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक पल में उसे जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। कहाँ कल तक वो स्ट्रगलिंग एक्टर था, और आज उसे उसका प्यार मिल गया, उसकी फैमिली मिल गई, और स्टूडियो स्टूडियो उसके मुंह से निकला। तो लांसिचन ने कहा, हाँ वो जो स्टूडियो तुमने यहाँ स्टार्ट किया था, एक रेंटल अपार्टमेंट में। बाद में लांझा ने उसे खरीद लिया, और फिर देखो उसने आज उसे कितना बड़ा बनाया है। विग ने कहा, बड़ा मतलब? लांसिचन अब सारी बीती बात विंग को बताने लगे। जब तुम यहाँ से वो स्टूडियो छोड़कर चले गए थे, तुम्हारा जो पार्टनर था वो भी काफ़ी तंगी से गुजर रहा था, और वो तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि तुम यहाँ से ना जाओ, बट तुमने अपनी डेस्टिनी तय कर ली थी, इसलिए तुम अपने सपने पूरे करने के लिए चले गए। लेकिन बाद में उसे सहारा दिया लांझा ने। तुम जानते हो ना, वो स्टेज शोज़ वगैरह करता था, तो बस उसने वो सारा पैसा उस स्टूडियो में लगा दिया। फिर कुछ बाबा ने भी हेल्प की, और वो स्टूडियो बन गया। अभी अच्छे खासे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब सारा काम ऑनलाइन ही होता है। वैसे भी स्टूडियो में बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं है, पर वो अभी भी तुम्हारे ही नाम पर है। विंग को इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। वो स्टूडियो एक ड्रीम था उसका, लेकिन वो उस वक्त उसे रन नहीं कर सकता था, इसलिए ऐसे ही छोड़कर चला आया था, अपने पार्टनर से ये कहकर कि तुम इसके डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, और जब मुझे साइन करने के लिए चाहिए तुम बता देना, मैं साइन करके दे दूँगा। लेकिन इन 5 सालों में उसके पास कभी भी वो मेल नहीं आया साइन का, या फिर कुछ ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी देने का। तो वो भी इस सारी चीज़ों को भूल चुका था। वो अपने पास्ट लाइफ को एक तरह से भूल ही चुका था, और बस आगे बढ़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। उसकी आंखों में लिटरली अब आंसू भर आए थे, नम हो गई थी उसकी आंखें। क्या उसने सपने देखे थे, और उसके सपने पूरे करने के लिए उसका लांझा पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, और बदले में क्या चाहिए था उसे? बस एक्सेप्टेंस, बस प्यार। क्या वो नहीं दे सकता? अब उसका दिल प्राइड और प्यार से बिल्कुल भर गया था। उसके आंसू आंखों से लुढ़क गए।
उसने हल्की सी सिसकी ली। लांछा की तरफ देखते हुए लांसी चैन ने कहा, क्या अभी तुम बीजिंग में ही रहना चाहते हो? हाँ। विंग जैसे अपने उस ख्यालों से बाहर आते हुए बोल पड़ा। लांसी चैन ने कहा, छोड़ दो उस सिटी में रहना, वो सिटी तुम दोनों के लिए नहीं है। वापस होम टाउन आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग ने कहा, ऐसे यहाँ 5 साल रहने के बाद कैसे वापस आ जाओ? मुझे अब भी लगता है कि मेरे लिए कोई ना कोई अच्छा रोल मिलेगा। लांसी चैन ने कहा, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तुम ऐसे मूवी के पीछे क्यों पड़े हो? यहाँ आ जाओ, यहाँ पर अपने लिए खुद कंटेंट बनाओ। वैसे भी तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी है, गुड लुकिंग हो, अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, और तुम्हारे सॉन्ग्स उनका तो कहना ही क्या। तुम यहीं पर क्यों नहीं ट्राई करते? डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा। तुम ऐसे दूसरों के पीछे भागना बंद करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। पर पर लांझा भी तो यहाँ आया है, वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है। विंग ने इस बात पर आपत्ति जताई। लांसी चैन ने कहा, वही तो, लांझा किसी की नहीं सुनता, वो तुम्हारे पीछे पागल है, और उसे समझा बुझा कर वापस लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहाँ उस अनजान सिटी में तुम कब तक एक चांस के लिए ऐसे ही तड़पते रहोगे? पता नहीं वो 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, या लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरी ज़बान कड़वी हो, बट मैं चाहता हूँ तुम दोनों वापस आओ यहाँ, अपने फैमिली के पास रहो। चाहो तो अलग रह सकते हो, वैसे भी तुम्हारा स्टूडियो अच्छा खासा चल रहा है, तुम्हारी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी, तो तुम अपने स्टूडियो के ज़रिए ही कुछ ना कुछ अलग चीज़ें बनाते जाओ। मैं जानता हूँ लांछा तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेगा वापस आने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों में जीते हुए देखना चाहता है, तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता है। लेकिन कभी कभी हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि जो रास्ता हमने अपने लिए चुना है वो सच में सही है या नहीं। विंग इस बात पर सच में सोच में पड़ गया। लांसी चैन ने कहा, इस बारे में ज़रूर सोचना, और हो सके तो लांचा को लेकर वापस आ जाना। विंग बस इतना ही जवाब दे पाया। लांसी चैन ने कहा, ठीक है, अब मैं रखता हूँ। सोचना तुम दोनों इस बारे में ज़रूर बात करना, और फिर डिसाइड करना कि तुम दोनों कहाँ रहना चाहते हो। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, कहकर लांसी चैन ने फ़ोन रख दिया, और विंग सच में सोच में पड़ गया। ये लांझा जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्या उस लांझा के लिए विंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे लांझा खुश हो जाए? और हाँ, लांसी चैन ने सही कहा है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और वैसे भी वो स्ट्रगलिंग एक्टर रह चुका है। मतलब कहीं कहीं कुछ थोड़े बहुत गेस्ट अपीयरेंस या छोटे मोटे ऐसे रोल कर चुका है जो वैसे तो फिल्म में बड़े मायने रखते थे, कैमियोज़ वगैरह। तो वो डेफिनेटली कुछ कर सकता है इस बारे में। वो सोचने लगा, फिर लांझा के बालों में हाथ फिराने लगा। कुछ देर बाद लांझा सच में जाग गया, और उसने मुस्कुराते हुए विंग से कहा, गुड मॉर्निंग। अब विंग उसे मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। इस बात पर तो लांझा और भी ज़्यादा मुस्कुरा गया। उसने हिलने की कोशिश की, पर तुरंत उसकी कमर में ज़ोर से पेन हुआ, तो उसने आंखें बंद कर ली। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है? लांझा ने कहा, हाँ, पर बेअरेबल है। विंग मुस्कुराया, और उसने लांझा को बाहों में लिया। फिर उससे कहने लगा, आई थिंक ये स्ट्रगल वगल बहुत हो गया, हमें अपने होम टाउन वापस चलना चाहिए। क्यों? लांझा ने विंग के चेस्ट पर अपनी नाक रब करते हुए कहा। विंग ने कहा, हम ऐसे कितने दिन यहाँ रहेंगे? तुम अभी अभी आए हो, लेकिन मैंने ये दुनिया देखी है, यहाँ पर बस स्ट्रगल होता है और कुछ नहीं। लांझा ने कहा, आर यू श्योर? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगता है हमें वापस जाकर कुछ काम करना चाहिए। तुम चाहो तो अपनी कंपनी संभालो, मैं वापस से अपने स्टूडियो की तरफ देखूँगा। लांझा ने कहा, स्टूडियो? विंग ने कहा, हाँ, स्टूडियो। मुझे पता चला तुमने उसे अच्छे से संभाल रखा है। लांझा ने अब विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, लांसी चैन का कॉल आया था। लांझा ने कहा, और
उनका ये घर वापस आओ वाले फार्मूला काम कर गया आप पे। विंग ने कहा, क्या मतलब? लांछा ने कहा, ठीक है कि वो हमें घर वापस बुलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ रहे, लेकिन हम दोनों तो मूव आउट कर चुके हैं ना, तो बेटर है कि हम यहीं पर रहे। विंग ने कहा, क्या फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? इस बात पर लांछा बस बेड के दूसरी तरफ मुड़ा और वहाँ के ड्रॉअर से उसने कुछ पेपर्स निकाले और विंग के सामने पकड़ाए। विंग लांछा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है? अब लांछा ने विंग को ऑलमोस्ट ग्रैब कर लिया, मतलब उसे रैप कर लिया अपने हाथों में और उसके चेस्ट में स्नगल करते हुए बोला, एक नया ड्रामा आ रहा है, हेवन ऑफिशियल्स ब्लेसिंग, और उसके लिए हम दोनों ट्रायल देने जा रहे हैं। विंग ने कहा, ट्रायल मतलब? लांछा ने कहा, मेरी एजेंसी ने उसमें शिलियान के रोल के लिए मुझे कास्ट किया है और आप हुआ चेंग का ऑडिशन देकर आए थे, तो जब उनकी सिलेक्शन की बारी आई तो मैंने अपने मैनेजर को भी उस गॉसिप में बिठा दिया और उसने सजेस्ट किया कि हुआ चेंग के लिए आपको कास्ट करें। क्या? विंग जोर से चिल्लाया। उसने कहा, कम ऑन, आप मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगे। विंग ने कहा, ये सब कब हुआ, कैसे, और मुझे कुछ भी क्यों पता नहीं चला? लांछा ने कहा, क्योंकि आपको प्रॉपर वे पता नहीं है। आपको अकेले झगड़ने के लिए किसने कहा है? किसी एजेंसी में जाते, वहाँ पर अपना जलवा दिखाते। व्हाट जलवा? विंग सस्पिशियस होता हुआ बोला। लांछा ने कहा, इस इंडस्ट्री में फेवरिज्म चलता है, जिसको अच्छा ड्रिंक बनाना आता हो उसकी चलती है यहाँ पर, तो बस मैंने अपने स्किल्स का यूज़ किया। और? विंग ने पूछा। लांछा ने विंग को कसकर पकड़ते हुए कहा, आपने मेरे साथ पूरी रात बिताई है, आपको पता नहीं चला मैं वर्जिन हूँ। विंग ने कहा, ओके मैं मानता हूँ, लेकिन लांछा ने कहा, बहुत सोच रहे हैं आप। चलो, मेरे कुछ थे कॉन्टैक्ट्स, मैंने उनका यूज़ किया। आप खुश? विंग ने कहा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लांछा ने कहा, चलो एक और राउंड चलोगे तो मैं सारे जवाब दे दूँगा। तो नो, शेमलेस, विंग ने कहा। लांछा ने कहा, बस ऐसे ही, तो अभी आप आराम करो, हम दोनों को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंग ने कहा, मेरी तो नींद ही उड़ गई है, हील होना क्या होता है? लांछा ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस लाइफ से भी आप एडजस्ट हो जाओगे, चलो अभी सो जाओ। विंग तुरंत बेड से उतरते हुए बोला, बाय गॉड लांछा, टचवुड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक ड्रामा में एक साथ काम करने जा रहे हैं, और ऐसे पिगलेट की तरह तुम सो क्यों रहे हो? उठो, डू सम स्ट्रेचेस, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। नहीं, टाइम हो गया है, ब्रंच बनाता हूँ, चलो चलो उठ जाओ। लांछा ने कहा, आप ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप एक्साइटेड हो, लेकिन हम आज नहीं उठे तो भी चलेगा। नो वे, विंग ने कहा, अभी हमें अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, हम एक हिस्टोरिकल ड्रामा में जा रहे हैं, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। लांछा ने कहा, सो माई बीस्ट विंग इज़ बैक। वेल, आपको इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खाना हम बाहर से मंगा लेंगे। नो वे, विंग ने कहा, अब से हम दोनों बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, बस होममेड फूड खाएंगे, और मैं इस बात को इंश्योर करूँगा कि तुम अच्छे से वेल नरिश्ड रहो। लांछा ने कहा, जी हुजूर, चलो आओ अभी सो जाओ। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बात लेने जा रहा हूँ, तो भी आकर ज्वाइन कर लो। इस बात पर लांछा की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, यस माय बॉयफ्रेंड, चलो मुझे ज्वाइन कर लो। ये हुई ना बात, कहते हुए अब लांछा भी विंग के पीछे भागने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।